हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 300 केजी द्रव्यमान और 150 मीटर क्यूब आयतन वाली वस्तु का घनत्व क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं 2 किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब, 2 किलोग्राम मीटर क्यूब, 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 2 किलोग्राम मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो हमें पता है कि घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो हमें द्रव्यमान कितना दे रखा है? 300 केजी और आयतन कितना दे रखा है? 150 मीटर क्यूब। तो यानी कि क्या आ जाएगा आंसर? 2 किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब। तो यानी कि सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? घर्षण आवश्यक है क्योंकि यह, ऑप्शन में ए नंबर में क्या दे रखा है? चलने में मदद करता है, गति को सुचारू करता है बी के अंदर, और सी में चीज़ों को पकड़ने में मदद करता है, और डी ब्लैक बोर्ड पर लिखने में मदद करता है। फिर नीचे ऑप्शन दे रखे हैं मल्टीपल के हिसाब से। तो घर्षण क्या होता है? घर्षण एक फोर्स है। तो फोर्स है, ये क्या करता है? या किसी वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है, चाहे आदमी हो, वस्तु हो, जो भी किसी चीज़ के संपर्क में आती है। जैसे हम चल रहे हैं तो पृथ्वी के संपर्क में आ रही हैं, तो हमारा क्या कर रहा है? गति का प्रतिरोध कर रहा है, और इसी के कारण हम चल सकते हैं। वरना बिना घर्षण के तो हमारा चलना ही मुश्किल है और मुड़ना भी मुश्किल है। तो ये हमारी चलने में मदद करता है। और हम कुछ लिख रहे हैं, चल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ये हमारे इस चीज़ को पकड़ने में भी मदद करता है। तो यानी कि क्या है? ये चलने में मदद करता है घर्षण, गति को सुचारू करता है, ये गलत है। क्योंकि गति का तो प्रतिरोध करता है, चीज़ों को पकड़ने में मदद करता है, और ब्लैक बोर्ड पर लिखने में मदद करता है। यानी ए सी और डी सही ऑप्शन है। तो ये किसके लिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए सी और डी के लिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस पर काम किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस पर काम किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। इन्होंने 1980 के अंदर पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। और किन्वन की खोज किसने की थी? किन्वन की खोज लुई फास्चर लुइस फास्चर ने खोज की थी। चेचक के टीके की एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। डीएनए संरचना की खोज किसने की थी? जेम्स वॉटसन। और उनके साथ फ्रांसिस क्रिक ने साथ में मिलकर खोज की थी, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। बांस को किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है? बांस क्या है? बांस पेड़ है, घास है, झाड़ी है, या जड़ी बूटी है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही ऑप्शन होगा घास। हम ज़्यादातर क्या करते हैं? बांस को हम एक पेड़ मानते हैं, परंतु सही ऑप्शन क्या है? घास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक यौगिक में तत्व खालिस्तान द्वारा हमेशा निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। यानी द्रव्यमान ऑप्शन नंबर 1, आयतन नंबर 2, ऑप्शन 3 आकार, और 4 नंबर कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो एक यौगिक में तत्व किसके द्वारा हमेशा निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं? तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा? द्रव्यमान। यानी फ्राउस्ट ने क्या दिया था? निश्चित द्रव्यमान अनुपात का नियम दिया था। निश्चित द्रव्यमान अनुपात का नियम फ्राउस्ट ने दिया था, जिसके द्वारा यौगिक में तत्व है ना निश्चित द्रव्यमान अनुपात के द्वारा ही मौजूद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक संतुलित रासायनिक समीकरण है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें, उसमें से हमें संतुलित रासायनिक समीकरण बतानी है। संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सी होती है? जिसमें अभिकारकों की संख्या उत्पादकों की संख्या समान होती है, वही
सही संतुलित समीकरण होती है। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या है, एक सोडियम, तो यहाँ भी उत्पाद में भी एक सोडियम। यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए, तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 और एक 3 परमाणु हो गए, तो ये संतुलित नहीं है। तो इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु, यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु, तो यहाँ ऑक्सीजन का एक ही परमाणु, ये भी संतुलित नहीं है। यहाँ मैग्नीशियम का क्या है, एक परमाणु, तो उत्पाद में भी मैग्नीशियम का एक परमाणु। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2, परंतु उत्पाद में एक ही है। चौथी समीकरण में क्या है, तो ये 3 नंबर नहीं हुआ, तो चौथी में क्या है, 4 नंबर में 2 मैग्नीशियम के परमाणु हो गए, तो आगे भी 2 मैग्नीशियम के परमाणु हैं। यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु, तो उत्पाद में भी 2 ऑक्सीजन के परमाणु, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करवा रखा है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो बताइए फ्रेंड्स। फल उगाने से संबंधित है, जूट के उत्पादन से संबंधित है, रेशम कीट से के पालन से संबंधित है, या मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, रेशम कीट पालन, यानी कि रेशम कीट पालन सेरीकल्चर का ही दूसरा नाम है। तो फल उगाना किससे संबंधित है, फल उगाना पोमोकल्चर या पोमीकल्चर कह देते हैं हम इसे। और फूलों का उगना क्या कौन सा कल्चर होता है, फ्लोरिकल्चर। और मधुमक्खी पालन कौन सा होता है, एपीकल्चर। जूट के पालन का कोई कल्चर नहीं होता ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताइए आंसर। विकास ने अपनी कार से 2 घंटे में 72 किलोमीटर की यात्रा की, मीटर प्रति सेकंड में उसकी रफ्तार क्या होगी, यानी उसकी स्पीड बतानी है हमें, क्योंकि मीटर पर सेकंड क्या होती है, स्पीड होती है। तो उसकी स्पीड क्या होगी, ऑप्शन दे रखे हैं हमें 5, 10, 15 और 20। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम, d/t। डिस्टेंस कितनी उसने ट्रैवल की, 72 किलोमीटर, कितने घंटे के अंदर, 2 घंटे में, यानी कितना आ गया, 36। ये किस में आया है, परंतु ऑप्शन में तो है ही नहीं, 5, 15, 10 और 20 है, परंतु हमारा आंसर क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या करना है, 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें किस से मल्टीप्लाई करवाना होगा, 5/18 से। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन कौन सा सही है, 3 नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसमें क्या पूछ रखा है, निम्न मात्राओं को उनकी ऐसा इकाई में मिलाएं। तो हमें मात्राएं दे रखी है और उनकी ऐसा इकाई दे रखी है, तो उनको मिलाना है। तो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, तो सही ऑप्शन क्या होगा आप बताइए। चलिए ट्राई करते हैं। विद्युत आवेश का ऐसा इकाई क्या होती है, विद्युत आवेश की ऐसा इकाई होती है कूलाम। विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या होती है, एम्पियर। और यानी कि ये हो गया। विद्युत विभवांतर की ऐसा इकाई क्या होती है, वोल्ट। और विद्युतीय प्रतिरोध की ऐसा इकाई ओम। यानी फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में ऐच्छिक पेशियां कार्यान्वित होती है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, मेंढक का कूदना, आमाशय में भोजन की गति, हृदय की धड़कन और हस्तलेखन। फिर ऑप्शन दे रखे हैं, तो सही ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, चलिए बताइए। ऐच्छिक पेशियां, आपको पता है 2 प्रकार की पेशियां होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक पेशियां तो जो हम अपने हिसाब से कार्य करवाते हैं, जैसे हमने हाथ से लिखना कर दिया, हम पैदल चल रहे हैं तो हम चलेंगे तो हमारी मर्जी, नहीं चलेंगे तो हमारी मर्जी, वो क्या होता है, ऐच्छिक पेशियों से रिलेटेड होता है। और अनैच्छिक क्या होता है, जैसे हमारा दिल धड़क रहा है तो वो हम अपने हिसाब से थोड़ी धड़का सकते हैं उसको। और हमारे अंदर की जितनी भी गतिविधियाँ होती है काफ़ी सारी, तो वो सारी की सारी क्या होती है, अनैच्छिक होती है। तो अब हम देखते हैं, मेंढक का कूदना ऐच्छिक पेशियाँ या अनैच्छिक है। अगर मेंढक चाहेगा तो कूद सकता है, तो ये क्या है, ऐच्छिक पेशियाँ। अमाशय की गति, अमाशय में भोजन की गति हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो अमाशय में भोजन की गति क्या होगी, अनैच्छिक, यानी कि ऐच्छिक नहीं होगी। तो हृदय की धड़कन क्या है,
हृदय की धड़कन क्या कौन सी पेशियाँ होती है, ऐच्छिक होती है या अनैच्छिक होती है? हृदय की धड़कन एक अनैच्छिक पेशी है। हस्तलेखन, हाथ से लिखना क्या है? वो तो हमारी मर्जी है कि हम हाथ से लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। तो ये क्या है, ऐच्छिक पेशी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रखा है, प्रसिद्ध कैथोड्री डिस्चार्ज ट्यूब प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई थी? न्यूट्रॉन की खोज हुई थी, प्रोटॉन की खोज हुई थी, नाभिक की खोज हुई थी या इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी? इसके द्वारा सही खोज किसकी हुई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। कैथोड डिस्चार्ज प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ये माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था 1850 ईस्वी के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है न्यूटन, ग्राहम बेल, वाटसन, जेल, बेयर्ड। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। न्यूटन ने किसकी खोज की थी? गति के नियम दिए थे इन्होंने और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था। ठीक है। ग्राहम बेल ने किसकी की थी? टेलीफोन की, यह तो सभी को पता है। और जेम्स वॉटसन ने डीएनए की खोज की थी। ये दोबारा से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, जेम्स वॉटसन का तो डीएनए का पहले भी आ चुका है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्वनि तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 में ध्वनि तरंगें उस माध्यम से प्रभावित नहीं होती जिस माध्यम में वह गति करती है, यानी कि माध्यम से तो प्रभावित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2, ध्वनि तरंगें तरल की तुलना में हवा में तेजी से गति करती हैं, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि तरल में हवा से तेज गति नहीं करती है। परंतु 3 नंबर ऑप्शन, ध्वनि तरंगें हवा की तुलना में ठोस पदार्थों में तेजी से गति करती है, यानी कि यह तो सही है। ठोस माध्यम में ध्वनि तरंगें गति नहीं कर सकती, ये भी गलत हो गया क्योंकि ध्वनि तरंगें ठोस में तो सबसे तेज गति करती है, उसके बाद में तरल में, उसके बाद में हवा में या वायु में, जो भी कह दिया, तो ऐसे इस प्रकार से गति करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियन किसके लिए सामान्य नाम है? न्यूक्लियन किसके लिए सामान्य नाम है? ये ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर 3 प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन, नंबर 4 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो सही ऑप्शन क्या होगा? न्यूक्लियन क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर ही बना होता है। ये नाभिक के अंदर पाया जाता है क्योंकि न्यूक्लियन मिलकर ही नाभिक का निर्माण करते हैं। तो नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जब एक विद्युत वाहक एक सोलेनोइड से गुजरता है तो यह एक किस रूप में कार्य करता है? तो ये किस रूप में कार्य करता है? ऑप्शन दे रखे हैं, बिजली की घंटी, बार चुंबक, अवरोध, इंसुलेटर। सही ऑप्शन क्या होगा? बार चुंबक, क्योंकि सोलेनोइड एक छड़ के चारों ओर तांबे की तार लपेटी हुई होती है कुंडलीनुमा संरचना में, उसके अंदर विद्युत प्रवाहित की जाती है तो वो क्या बन जाता है कि विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। इसमें भी चुंबक की भांति धाराएं निकलनी शुरू हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चोट लगने के दौरान कौन सी रक्त कोशिकाएं किसी रोगी में रक्त की हानि को रोकने में मदद करती है? यानी कि हमारे जो चोट लग जाती है तो जो रक्त बाहर निकलता है उसको रोकने के लिए कौन मददगार होती है? वाइट WBC मददगार होती है, या RBC मददगार होती है, या प्लेटलेट्स, या लसिका? तो सही ऑप्शन क्या होगा? प्लेटलेट्स, क्योंकि WBC क्या होती है हमारी, ये एक प्रतिरोधक क्षमता, जो हमारी बाहर से बीमारियाँ आती हैं उनसे लड़ने का कार्य कौन करती है? WBC करती है। RBC क्या होती है? ये रेड ब्लड सेल होती है, जो क्या होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लसिका क्या होती है? ये प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है, यानी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से रिलेटेड है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोकल लंबाई हमेशा इसके मामले में धनात्मक होती है, यानी कौन से दर्पण के मामले में धनात्मक होती है। ऑप्शन दे रखे हैं समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या ऊपर के सभी, यानी उपरोक्त सभी। फोकल लंबाई किसके लिए धनात्मक होती है, उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होती है, और समतल दर्पण के लिए फोकल लंबाई की बात की जाए तो इन्फिनिटी होती है, और अवतल लेंस के लिए क्या होती है, ऋणात्मक होती है, यानी नेगेटिव। केवल और केवल उत्तल लेंस के लिए ही पॉजिटिव होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गेंद 20 मीटर पर सेकंड की गति से जमीन से लंबवत ऊपर की ओर फेंकी जाती है। गेंद अपनी यात्रा के उच्चतम बिंदु तक कितने समय में पहुंच जाएगी। तो हमें क्या दे रखा है, वेग दे रखा है गेंद का, ऊपर की साइड फेंकी जा रही है, तो यानी हमें क्या पूछ रखा है, टाइम पूछ रखा है। तो हमें गति का प्रतिरोध समीकरण पता है, क्या होगा, v बराबर u प्लस 80। यहाँ u क्या हो गया, प्रारंभिक वेग, v क्या हो गया, अंतिम वेग, a क्या हो गया, त्वरण। त्वरण क्या है, a, यानी ग्रेविटेशनल त्वरण के बराबर है, और नीचे की ओर है तो नीचे की ओर है तो नेगेटिव होगा। टाइम हमें निकालना है, तो v की वैल्यू क्या है, v तो ऊपर जाके 0 हो जाएगा, यानी कि, और u की वैल्यू क्या है 20, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है g के इक्वल, यानी g की वैल्यू -g, a की वैल्यू -g हो गई t, और g को हम क्या लिखते हैं 10, यानी कि माइनस का 10 हो जाएगा। ये उधर गया 20, और g की वैल्यू 10 है, ये इस साइड रह गया प्लस हो गया, t इक्वल टू क्या आ गया 2। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 4 नंबर 2 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व के सबसे छोटे घटक हैं, अणु है, परमाणु है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, परमाणु। डाल्टन ने बोला था अपनी खोज में कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, इसको और ज़्यादा भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, काटा जा सकता। तो डाल्टन के हिसाब से सबसे छोटा घटक को क्या था, परमाणु ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पदार्थ की किस अवस्था में न्यूनतम अंतरा आणविक दूरी होती है। न्यूनतम अंतरा आणविक दूरी पदार्थ की किस अवस्था में होती है, प्लाज्मा में होती है, गैस में होती है, तरल में होती है, या ठोस में होती है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ठोस, क्योंकि इस हिसाब से होता है ये अंतरा आणविक दूरी का, पहले ठोस, फिर तरल, फिर गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता, धातु गुण पर निर्भर नहीं करता, लंबाई पर निर्भर नहीं करता, या अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, या तार पर वोल्टेज यानी वोल्टेज पर निर्भर नहीं करता। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि तार के वोल्टेज पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रो L बाई ए, यानी कि लंबाई पर भी निर्भर करता है, काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, यानी कि रो बराबर क्या हो गया, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है, मेटल की प्रॉपर्टी पर, यानी कि धातु के गुण पर निर्भर करता है। लंबाई क्या होगी, लंबाई पे भी निर्भर करता है, और काट क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है, केवल और केवल वोल्टेज पर निर्भर नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक लैंप की शक्ति रेटिंग 12 वोल्ट और 2 एम्पियर है, तो लैंप की शक्ति क्या होगी, यानी हमें शक्ति निकालनी है। ऑप्शन दे रखे हैं 24 वोट, 2 नंबर ऑप्शन 6 वोट, 3 नंबर 10 वोट, और 4 नंबर 14 वोट। तो रेटिंग निकालनी है या शक्ति निकालनी है, तो हमें क्या दे रखा है, वोल्ट का दे रखी है V बराबर 12, और I की वैल्यू दे रखी है, यानी धारा भी दे रखी है हमें क्या, 2 एम्पियर। तो हमें शक्ति का फॉर्मूला पता है, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, VIP इक्वल टू, तो यानी V की वैल्यू क्या होगी 12, और I की वैल्यू क्या होगी 2, यानी टोटल क्या होगा, मल्टीप्लाई कराने पे 24 वोट, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार खालिस्तान लो के साथ जलता है। ऑप्शन दे रखे नीला, सफ़ेद, हरा या फिर लाल। सही ऑप्शन क्या होगा, सफ़ेद। सफ़ेद ऑप्शन क्यों होगा, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और क्या बनाता है,
मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक चूर्ण है, वो वाइट होके चलता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में सफ़ेद हो जाता है। तो यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 यानी मरकरी का खालिस्तान दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। यानी उसने लंबाई पूछ रखी है, यानी 12 कितने सेंटीमीटर चढ़ जाता है, तो एक एटमॉस्फेयर दाब के बराबर होता है, यानी 76 सेंटीमीटर ऑप्शन दे रखे हैं, 70 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 71 सेंटीमीटर। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 76 सेंटीमीटर, क्योंकि एटमॉस्फेयर यानी दाब का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर रो जी एच, ठीक है। और ये कितनी क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 76 सेंटीमीटर तक पारा चढ़ने पर एक एटमॉस्फेयर दाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है, एक्स किरण की होती है, गामा किरण की होती है, या फिर रेडियो तरंग की होती है, या अवरक्त तरंग की होती है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, रेडियो तरंग। रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती है, एक स्पेक्ट्रम की तरह भांति व्यवहार करती हैं, तो इनकी अलग अलग तरंग दैर्ध्य होती है। तो रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य होती है सबसे अधिकतम। और ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है ना, ये अनावश्यक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोबारा से घर्षण से रिलेटेड क्वेश्चन है। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें ये पूछ रखा है। तो चलिए बताइए क्या होगा ऑप्शन सही। ऑप्शन नंबर 1, कोई भी सतह पूरी तरह चिकनी नहीं हो सकती, यानी कि कोई भी सतह पूरी तरह से चिकनी नहीं हो सकती, क्योंकि पृथ्वी पे ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ मतलब जो पूरी तरह से चिकनी हो गई हो, जहाँ पे घर्षण बल जीरो हो गया हो। यानी कि पूरी सतह चिकनी होने पर घर्षण बल का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो घर्षण बल का मान तो जीरो नहीं हो सकता, तो यानी कि ये सही है, यानी कि कोई जगह पूरी चिकनी नहीं। स्नेहक के प्रयोग से घर्षण कम होता है, ये बात भी सही है। यानी हम कोई पानी वगैरह जैसे रोड पे जा रहे हैं, यानी कि जैसे घरेलू एग्जांपल लिया जाए तो सड़क पे वर्षा के दिनों में जब ब्रेक मारते हैं तो हमारा फिसलन बढ़ जाती है ना, यानी कि एकदम से व्हीकल नहीं रुकता है, चाहे मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, वो फिसल जाता है। तो वो स्नेक के प्रयोग से घर्षण कम होता है, ये बात सही है, क्योंकि पानी गिरने से फिसलता है बाइक वगैरह, गाड़ी जो भी है। सतह को चमकाने से घर्षण कम होता है, ये बात भी सही है। घर्षण शून्य हो सकता है, घर्षण कभी भी शून्य नहीं हो सकता, तो यानी ये कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 गलत है। तो यही पूछा है हमें कि घर्षण के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ताप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 वोल्ट मीटर, नंबर 2 ऊर्जा मीटर, नंबर 3 एमीटर, नंबर 4 कैलोरीमीटर। सही ऑप्शन क्या होगा, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, ताप का मापन करते हैं। वोल्ट मीटर के द्वारा किसका मापन होता है, शक्ति का, यानी पावर। ऊर्जा मीटर विद्युत ऊर्जा के लिए, परिपथ में प्रभावित विद्युत ऊर्जा के लिए। और एम मीटर का प्रयोग किसके लिए होता है, परिपथ में धारा के मापन के लिए, में धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा या कौन से अजैविक घटक हैं। घटक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक लाइक दैट ह्यूमन, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, सूर्य प्रकाश, पौधा, पानी, जानवर, मिट्टी और कीट। इसमें से कौन से अजैविक घटक हैं। सूर्य प्रकाश क्या है, अजैविक घटक है। पौधा क्या है, पौधा तो एक जैविक घटक होता है। और पानी, पानी भी क्या है, अजैविक घटक है। तो जानवर भी जैविक घटक है। मिट्टी अजैविक घटक, और कीट भी क्या है, जैविक घटक। तो यानी कि सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में पोषण होता है। अमीबा में पोषण किसके द्वारा होता है, पादप समभोजी होता है, या परजीवी होता है, पूर्णभोजी होता है, या मृतोपजीवी होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, पूर्णभोजी होता है। अमीबा में पोषण पूर्णभोजी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्षार धातुओं के साथ पाए जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है। यानी कि क्षार धातुएं कौन सी होती हैं, प्रथम वर्ग की,
यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो यानी कि ये तो क्या होगी, पहले पहले वर्ग की सारी तत्व हो गए। कौन सा या कौन से अजैविक घटक हैं? घटक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक लाइक दैट ह्यूमन। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, सूर्य प्रकाश, पौधा, पानी, जानवर, मिट्टी और कीट। इसमें से कौन से अजैविक घटक हैं? सूर्य प्रकाश क्या है? अजैविक घटक है। पौधा क्या है? पौधा तो एक जैविक घटक होता है। और पानी, पानी भी क्या है? अजैविक घटक है। तो जानवर, जानवर भी जैविक घटक है। मिट्टी, मिट्टी अजैविक घटक। और कीट, कीट भी क्या है? जैविक घटक। तो यानी कि सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबा में पोषण होता है। अमीबा में पोषण किसके द्वारा होता है? पादप समभोजी होता है, या परजीवी होता है, पूर्णभोजी होता है, या मृतोपजीवी होता है? तो सही ऑप्शन क्या होगा? पूर्णभोजी होता है। अमीबा में पोषण पूर्णभोजी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है? 4 धातुओं के साथ रखा जाने वाला एकमात्र धातु है। ऑप्शन दे रखे हैं फ्रांसियम, हाइड्रोजन, रुबिडियम, सीजियम। तो हमें पता है 4 धातुएं कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो ये हो गए। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन ही एकमात्र अधातु है इसके अंदर, और बाकी सारे धातु हैं। तो अधातु क्या हो गया? हाइड्रोजन, बाकी सारे धातु। पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और साथ में बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्ट कर सकें। और फ्रेंड्स, आपने जितने भी आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं और सही हुए हैं, दोनों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।